स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द पीसी में। आज हम लोग टेस्ट का 8वां दिन। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन कहता है टू इक्वल पॉजिटिव चार्ज, है ना, पॉइंट चार्ज है, कितना वैल्यू दिया है 1 कूलम। तो कहता है चार्ज आर केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन एयर। फिर कहता है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी, है ना। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। इसके लिए जानते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ज्ञात करने के लिए हमको फार्मूला पता है। चलिए हम इसको ऑब्जेक्टिव है तो इसको हम सॉल्यूशन करके देखते हैं, है ना। तो यू बराबर क्या हो जाएगा Q1 Q2 बाई क्या चीज R। यहाँ जानते हैं क्या हो जाएगा K Q1 Q2 बाई R। ये मेरा क्या है फार्मूला है ना। तो आपको फार्मूला याद रखना पड़ेगा और उसके साथ साथ उसका वैल्यू याद रखना पड़ेगा। यहाँ ध्यान दीजिए फार्मूला हो गया और फार्मूला के साथ इसका वैल्यू याद रखना पड़ेगा। तो वैल्यू किसका, तो वैल्यू याद रखना पड़ेगा K का। तो K का वैल्यू कितना होता है, तो K बराबर होता है 9 गुने 10 के पावर 9। क्या हो जाएगा फार्मूला न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और यहाँ पे देखिएगा यहाँ 2 इक्वल पॉजिटिव चार्ज बोल रहा है। तो 2 इक्वल पॉजिटिव चार्ज का वैल्यू कितना होता है, तो यहाँ मान लेते हैं Q1 इजकल टू Q2 इजकल टू कितना 1 म्यू सी, है ना। 1 म्यू सी का वैल्यू कितना हो जाएगा। अब देखिए माइक्रो कूलम में तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, है ना। इतना वैल्यू आ जाएगा। अब यहाँ पे सेपरेशन कितना मीटर दिया है ना। तो कितना दूरी कितना दिया है, तो दूरी दिया है 1, है ना। अब इसमें सब वैल्यू पुट कर देना है। ये टोटल वैल्यू क्या है इसमें पुट कर देना है ना। जब पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा K का वैल्यू तो जानते हैं क्या हो जाएगा 9 गुने 10 के पावर 9, है ना। 9 इंटू 10⁻9 इंटू देखिएगा यहाँ Q1 Q2 का वैल्यू कितना दिया है इतना। इसको हम एक ही साथ लिख देते हैं 1 इंटू 10⁻ क्या हो जाएगा -6 का होल स्क्वायर। अब बाई क्या हो जाएगा 1। अब इसको देखिएगा पावर वाला को एक साथ गुना करते हैं तो देखिएगा पावर वाला को 9 एकम 9 और गुना में देखिएगा यहाँ कितना हो जाएगा। यहाँ देखिएगा 9 1 जा 9। अब यहाँ 10⁻9 और देखिएगा ई गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 10⁻9 इंटू 10⁻−12, है ना। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा 9 इंटू देखिएगा जिसका बेस समान उसका पावर जुड़ जाता है, तो जुटेगा तो ये प्लस है और माइनस है तो घट के कितना आ जाएगा 10⁻−3। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा पोटेंशियल है, क्या है पोटेंशियल है, इसका क्या हो जाएगा यूनिट जूल, क्या हो जाएगा जूल। यही मेरा आंसर आया। आई होप कि आप इसको आप क्लियरली समझ पा रहे होंगे। देखिए मेरा आंसर कौन सा है, मेरा आंसर है सी नंबर 3 नंबर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऐसे ही हम लोग क्वेश्चन को पूरा क्वेश्चन को ऐसे ही बनाएंगे। चलिए ध्यान देते हैं। फिर कहता है विच, क्या कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिट ऑफ कैपेसिटी, है ना। क्या कहता है कैपेसिटी निकालने के लिए, है ना। चलिए यहाँ ध्यान देते हैं। तब कहता है डायरेक्ट इसको तो हम ऐसे ही निकाल सकते हैं, है ना। तो इसको हम डायरेक्ट आप लोग पूरा रट्टा मार ले होंगे तो कैपेसिटी निकालने के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा कूलम पर वोल्ट, क्या हो जाएगा कूलम पर वोल्ट। लेकिन हम आपको बताए हैं पहले ही बता चुके हैं कि इसको हम सॉल्यूशन के साथ बताएंगे, कंसेप्ट के साथ। जानते ही हैं 1 F इजकल टू क्या हो जाएगा कूलम बट्टा में क्या चाहिए वोल्ट। जिसके पीछे कुछ ना तो उसके पीछे हम क्या लगा सकते हैं 1, है ना। आई होप कि आप ये समझ पाए होंगे, है ना। चलिए यही मेरा क्या है आंसर। यहाँ पे फोर्स जो है देखिए 1 बट्टा में क्या होता है फार्मूला ही यही होता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता क्या चीज है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है देखिएगा यहाँ कहता है द कैपेसिटी ऑफ एनी क्या चीज कंडेंसर डज नॉट डिपेंड्स अपॉन, मतलब किसी भी कंडेंसर मतलब जानते हैं ना कैपेसिटर की क्षमता इस पर निर्भर नहीं करती है। तो जानते हैं किस पर निर्भर नहीं करती है, तो निर्भर नहीं करती है किस पर, तो निर्भर नहीं करती है प्लेटों पर आवेश। जो प्लेट पर आवेश होता है चार्ज ऑन प्लेट पर आवेश क्या करती है नहीं करती है। इसको एक्सप्लेनेशन ज़्यादा नहीं दे सकते हैं क्योंकि
जिसका कंसेप्ट क्लियर होगा, जो ऑफलाइन क्लास किए होंगे उसमें आपको अच्छा से क्लियर कराया जाता है ना। इस पर टाइम व्यर्थ चला जाएगा। फिर कहता है द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ अ चार्ज्ड, फिर कहता है क्या चीज, कंडक्टर इज, मतलब आवेशित चालक की बाहरी सतह पर विद्युत क्षेत्र होता है। विद्युत क्षेत्र क्या होता है, तो जानते ही हैं विद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो विद्युत क्षेत्र होता है क्या चीज, सतह के लंबवत। कैसा होता है, सतह के लंबवत होता है ना। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, जिसका ऑफलाइन क्लास जितना ज़्यादा अच्छा होगा उतना ज़्यादा बेटर क्लास होगा। नेक्स्ट कहता है इफ अ कंडक्टर इज, फिर कहता है प्लेस्ड इन एन, क्या है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, कहता है द फील्ड इनसाइड द, क्या चीज, कंडक्टर विल बी। जानते ही है क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी चालक को, क्या कह रहा है, यदि किसी चालक को बाह्य मतलब बाहर विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो चालक के अंदर क्षेत्र होगा, तो क्षेत्र क्या हो जाएगा, तो क्षेत्र क्या होता है, शून्य होता है। क्या होता है, क्षेत्र 0 होता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू फॉर 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ अपोजिट साइन। जानते ही है क्वेश्चन, इसको हिंदी में समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन विपरीत चिन्ह वाले 2 बिंदु आवेशों के लिए सत्य है ना। आई होप कि आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ पा रहे हैं। तो फिर कहता है, देखिएगा क्वेश्चन विपरीत चिन्ह वाले के लिए कहता है बिंदु आवेश के लिए सत्य है, तो जानते ही हैं, जस्ट बोले हैं, जिनका ऑफलाइन में कंसेप्ट क्लियर है चैप्टर वाइज वही इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो स्थितिज ऊर्जा, क्या चीज, स्थिति ऊर्जा सदैव क्या होना चाहिए, ऋणात्मक होती है। क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तब जस्ट उसके लिए हम लोग एक फार्मूला यूज किए हैं, क्या चीज, U बराबर क्या चीज, K Q1 Q2 बाई R। आई होप कि आप इसको अच्छे से समझ पा रहे होंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द डिस्टेंस बिटवीन 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्ज ऑफ 2.0 कूलम इज 3 पॉइंट कितना 0 सेंटीमीटर। फिर कहता है देयर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट विल बी, है ना। चलिए क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, उसके बाद आंसर देखते हैं कितना आता है ना। चलिए फार्मूला जानते हैं, फोर्स इजिकल टू क्या हो जाएगा, के, क्या हो जाएगा, के कांस्टेंट Q1 Q2 बाई क्या हो जाएगा, R स्क्वायर, क्या हो जाएगा, R स्क्वायर। अब चलिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। अब वैल्यू पुट करके और उसके बाद हम लोग ध्यान देते हैं। यहाँ पे कहता है 0.2 कूलम्ब के 2 बराबर विपरीत आवेशों के बीच की दूरी कितना सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है। तो कहता है उनका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा, तो कितना होगा, जानते ही हैं, तो कितना हो जाएगा 6.0 इंटू 10⁸ कूलम्ब, है ना, मीटर। इसको हम लोग सोल्यूशन करते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसको क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे बॉल लग रहा है तो क्या मान लेंगे हम, यहाँ देखिएगा, पहले इसको बनाने से पहले हम लोग डिस्टेंस को जान लेते हैं, क्योंकि हम लोग ये ऑफलाइन में अच्छे से पढ़ाने में कोताही नहीं बरतते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बेस्ड एक ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता ही है। तो आर जो होता है यहाँ क्या हो जाएगा, आधा, क्या हो जाएगा, आधा, ठीक है ना। अब यहाँ जानते ही हैं बॉल जो होता है प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, R स्क्वायर के, होता है ना। चलिए अब यहाँ पे देखिएगा, तो इसी के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, इसको समझते हैं Q1 ये क्या हो जाएगा, Q/2। अब इसको हम लोग समझते हैं, इसका कहने का मतलब है व्हेन द डिस्टेंस, क्या, व्हेन द डिस्टेंस इज क्या है, हैव्ड, क्या हो जाएगा, R2 कितना, R/2, आई हो जाएगा क्या चीज, इंक्रीजेस, क्या हो जाएगा, F जो है फोर्स जो लग रहा है इंक्रीजेस बाय क्या हो जाएगा, फैक्टर ऑफ 4। अब यहाँ देखिएगा 4 मतलब कितना गुना, 4 गुना, कितना गुना,
4 गुना, तो उसी प्रकार से Q क्या हो जाएगा, Q के कितना हो जाएगा, आधा। तो यहाँ पे ध्यान देते हैं, इसको हम डबल मान लेते हैं, F डैश क्या मान लेते हैं, F डैश इक्वल टू कितना, बल कितना गुना लग रहा है, 4 गुना, तो क्या कितना हो जाएगा 4F इंटू कितना हो जाएगा, अभी जानते हैं, ये अभी जस्ट याद किए हम लोग, क्या चाहिए 1/2, कोई है ना 1/2। अब यहाँ ध्यान देते हैं, F डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा 4F बाई क्या हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 4F/2। अब इसको हम क्या कर सकते हैं कंक्लूजन के लिए, देखिएगा यहाँ, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द डिस्टेंस बिटवीन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, फिर कहता है ऑफ 0.2 कूलम इज 0.0 सेंटीमीटर, कहता है देयर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट विल बी, कहता है 0.2 सेंटीमीटर के दो बराबर और विपरीत आवेशों के बीच की दूरी 3.0 सेंटीमीटर है, तो फिर कहता है उनका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। तो यहाँ डाइपोल का चर्चा कर रहा है, तो डाइपोल का चर्चा करने से पहले हम लोग क्या चीज जानते ही हैं, डाइपोल को डिनोट क्या चीज से करते हैं, डाइपोल मोमेंट को, तो डाइपोल मोमेंट को हम सूचित करते हैं क्या चीज से, पी से, क्या चीज से डिनोट करते हैं, पी से। पहले इसको सोल्यूशन करते हैं, उसके बाद आंसर खुद पता हो जाएगा, है ना। चलिए तो यहाँ पे देखिएगा, हमको क्यू का वैल्यू कितना दिया है 0.2, आई दिया है माइक्रो कूलम, है ना। अब इसी चीज को जब हम तोड़ देंगे तो 0.2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम में टूट जाएगा। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे, है ना। अब इसी चीज से हम क्या करेंगे, डी को घटा देंगे, क्या चीज करेंगे, डी को घटा देंगे, तो कितना वैल्यू आ जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब डी को क्या करेंगे, घटाएंगे, है ना। चलिए यहाँ पे ध्यान देते हैं, यहाँ डिस्टेंस कितना दिया है, डिस्टेंस दिया है कितना 3.0, कितना दिया है 3.0 सेंटीमीटर, क्या दिया है यहाँ, सॉरी घटा नहीं रहे हैं, है ना, सॉरी इसको काट दे रहे हैं, इसका वैल्यू कितना दिया है 3 सेंटीमीटर। इसी चीज को सेंटीमीटर को जब मीटर में बदलते हैं तो यहाँ हमेशा ध्यान रखिएगा, छोटा को मतलब सेंटीमीटर को काची में मीटर में बदलेंगे, मतलब छोटा है ही और ये बड़ा में बदलेंगे, तो छोटा को जब बड़ा में बदलते हैं तो क्या लगाते हैं, भाग, ठीक है, क्या लगाता है, भाग, क्या करते हैं, भाग लगाते हैं, ठीक है ना। अब मीटर है बड़ा और छोटा में बदलने तो क्या करेंगे, गुना, क्या करेंगे, गुना, है ना। चलिए इस चीज को आप समझ पाए होंगे, तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो जब इसको बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, तब यहाँ 3.0 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर को जब बदलेंगे तो बदलने के बाद हमको वैल्यू कितना आएगा, जानते ही हैं 0.03 मीटर। अब इसको बदलेंगे, तभी जस्ट बोले हैं, तो आप लोग कमेंट करेंगे कि सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए कितना से हम क्या किए हैं, भाग किए हैं। चलिए अब हम लोग यहाँ ध्यान देते हैं, अब यहाँ हम लोग को फॉर्मूला पता है, P बराबर क्या होता है, तो P बराबर Q इंटू क्या होगा, D, क्या होगा, Q इंटू D, है ना। P मतलब होता है क्या चीज, P मतलब यहाँ जानते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, E D M क्या हो जाएगा,
इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इक्वल टू Q इंटू टू, देखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.2 इंटू 10⁻⁶, और डी का वैल्यू हमको पता है कितना 0.03 है ना। अब इसको हम क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं, तो गुना करेंगे तो कितना होगा 3 दूना 6, कितना हो जाएगा 3 दूना 6। तब यहाँ आप लोग को गुना करने आता होगा तो गुना कर सकते हैं, तो गुना करने की प्रक्रिया आप लोग को सीखना पड़ेगा, बिना सीखे दशमलव वाला है तो सीखना पड़ेगा, है ना। तो 0 पॉइंट कितना है, तो 0.03 है ना। अब इसको हम क्या करेंगे, गुना करेंगे, जब गुना करेंगे तो हमको कितना वैल्यू आ जाएगा, तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब गुना करेंगे तो कितना आएगा, इसको हम क्या चीज गुना करने के दौरान हम इसका स्टैंडर्ड वैल्यू पहले ज्ञात कर लेंगे, क्या करेंगे स्टैंडर्ड वैल्यू ज्ञात करेंगे, तभी जाकर के हमको आंसर मिल पाएगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। समझ में आ गया ना। चलिए तो यहाँ देखिएगा कितना है, एक अंक, 2 अंक और एक 3 अंक, कितना अंक है 3 अंक। अब इसको तो हम 3 अंक के गुना करेंगे, तब यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसको अच्छा से सीखने के लिए आपको कंसेप्ट क्लियर रखना पड़ेगा, है ना। क्या चीज, कंसेप्ट क्लियर रखना पड़ेगा। चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, 0 पॉइंट कितना है, यहाँ ध्यान दीजिएगा 0.2 इंटू 0.03। अब देखिए 2 अंक इधर 1 अंक इधर, तो कितना हो जाएगा, अब पीछे 0 है तो 0 के 0 रहने दिए। अब यहाँ देखिएगा कितना अंक के बाद, 3 अंक के बाद 1 2 और 1 3, कितना 3, तो दशमलव यहाँ लगा देते हैं, 1 2 3 दूना 6 आ गया मेरा, तो गुना किए तो कितना आ गया 0.006। अब देखिएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा 10⁻⁻6। अब यहाँ पे देखिएगा हमको ऑप्शन में देखना है, हमको 6 पॉइंट स्टैंडर्ड वैल्यू लाना है, स्टैंडर्ड वैल्यू लाना है तो दशमलव के यहाँ लाएंगे तब आएगा। तो कई अंक बाद 1 2 3, कितना 3 अंक, कितना 3 अंक बाद, कितना अंक बाद 3 अंक। तो इसका स्टैंडर्ड वैल्यू जब हम निकाल देंगे, तो स्टैंडर्ड वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा इसका जब स्टैंडर्ड वैल्यू निकालेंगे तो 6 है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा 6 है तो कितना अंक बाद, अब यहाँ पे स्टैंडर्ड वैल्यू निकालेंगे तो 6 पॉइंट क्या हो जाएगा 0 इंटू 10⁻⁻8 कूलम्ब पर मीटर। आई होप कि आप इसको समझ पाए होंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, है ना। अब यहाँ पे देखिएगा 6.0 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर आया, तो मेरा आंसर कौन सा सही हो जाएगा, तो मेरा आंसर हो जाएगा बी नंबर सही, है ना। इसको हम ऐसे ही आगे बढ़ते चलेंगे क्वेश्चन करते हुए, है ना, बिना क्वेश्चन करते हुए नहीं बढ़ेंगे, है ना। तो फिर कहता है इनसाइड अ क्लोज सरफेस और इलेक्ट्रिक डाइपोल आर द क्या सिचुएटेड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम द क्या चीज क्लोज्ड सरफेस विल बी, है ना। तब इसके लिए जानते ही हैं फार्मूला, आपको पूरा होटस्ट याद होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू क्या हो जाता है क्यू इनक्लोज्ड, मतलब चार्ज जो इनक्लोज में है बाई क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, यही फार्मूला है। अब देखिए ये किससे मैच करता है, वही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा इससे कोई मैच कर रहा है, क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट, देखिए यहाँ पे आंसर मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब मेरा आंसर क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0, है ना। चलिए कंक्लूजन, अब कहिएगा 0 काहे होगा, तो इसीलिए होगा, तो कहने का मतलब है क्या चीज, इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट क्लोज सरफेस वैल्यू कितना के बराबर होता है 0 के बराबर होता है, किसके बराबर होता है 0 के बराबर। एक बार और बोल रहे हैं क्या चीज, कि बंद सतह से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स किसके बराबर होता है 0 के बराबर होता है, किसके बराबर 0 के बराबर। आई होप कि आप समझ पाए होंगे, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में बोल दे रहे हैं। बंद सतह से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स किसके बराबर होता है 0 के बराबर होता है ना। चलिए कहने का मतलब है द इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम द क्लोज सरफेस विल बी द 0। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है 2 लाइट वेव्स ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड एंड इक्वल वेवलेंथ आर, क्या कहता है
सुप्रीम पोज्ड, फिर कहता है द एम्पलीट्यूड ऑफ द क्या चीज रिजल्टेंट हैव विल बी मैक्सिमम व्हेन द फेज डिफरेंस बिटवीन देम इज, कहता है समान आयाम और समान तरंग दैर्घ्य वाली दो प्रकाश तरंगों को एक दूसरे पर आरोपित किया जाता है। फिर कहता है परिणामी तरंग का आयाम अधिकतम होगा जब उसके बीच कालांतर होगा। उसके बीच कालांतर मतलब जानते हैं, फेज डिफरेंस हमको निकालने के लिए कह रहा है, तो फेज डिफरेंस फार्मूला पता होगा। फेज डिफरेंस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वैल्यू 0। अब होता कैसे है हम लोग जानते हैं, है ना, तो कंक्लूजन हम लोग डायरेक्ट जान रहे हैं। अब इसलिए 0 होगा क्योंकि आयाम अधिकतम होगा जब कालांतर क्या हो जाता है, शून्य होगा। क्या बोले, आयाम अधिकतम होगा जब कालांतर शून्य होगा। इसको हम लोग क्या चीज एक बार इंग्लिश में भी समझ लेते हैं, द एम्पलीट्यूड विल बी मैक्सिमम व्हेन द फेज डिफरेंस इज 0। आई होप कि आप इसको समझ पा रहे होंगे, है ना। कंक्लूजन समझ पा रहे हैं, कह रहा है आयाम अधिकतम होगा जब कालांतर क्या हो, शून्य होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ध्रुवीकृत प्रकाश में कंपन तल और ध्रुवीकरण तल के क्या चीज बीच का कोण होता है। तो बीच का कोण कितना होता है, तो बीच का कोण देखिएगा आप लोग, हम आपको हिंट पहले ही बता चुके हैं कितना डिग्री होगा, 0। अगर ऑप्शन में 1 रहे तो 0, ऑप्शन 0 1 2 से स्टार्ट हो तो हम मैक्सिमम रेंज में क्या मारेंगे, 0। इसमें 1 नहीं है तो देखिएगा 0 न तो कितना मारेंगे, 90 डिग्री मारेंगे। कितना 90 डिग्री, इसमें आंसर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, है ना। अब होगा कैसे, इसका कंक्लूजन हम लोग जान लेते हैं। तो कंक्लूजन क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे 0 नहीं होगा, 90 होगा। तो क्यों होगा, इसलिए होगा कि कंपन तल और ध्रुवी तल के बीच का कोण कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री ही होता है। क्या चीज होता है, कंपन तल और ध्रुवीकरण तल के बीच का कोण 90 डिग्री होता है। क्यों, समझ में आ गया होगा। इसको हम इंग्लिश में भी समझ लेते हैं, द एंगल बिटवीन द प्लेन ऑफ वाइब्रेशन एंड द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन इज कितना, 90 डिग्री। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या चीज, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युतीय चुंबकीय तरंग नहीं है। तो नहीं कहता है तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नहीं वाला हो जाएगा, है ना। नहीं वाला कहता है तो आंसर क्या हो जाएगा, नहीं वाला। तो आपको इसको डायरेक्ट भी रट्टा मार सकते हैं, तो क्या होगा, अल्फा रेज क्या हो जाएगा, अल्फा रेज, है ना। रीजन समझ लेते हैं, अब क्यों नहीं होगा। तो कहता है क्या चीज, अल्फा किरणें विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, ये विद्युतीय चुंबकीय तरंग नहीं है, बाकी बात सब विद्युतीय चुंबकीय तरंग है ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या चीज, किसी भी क्या कहता है, किसी भी भौतिक माध्यम में क्या चीज, किसी भी भौतिक माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग की गति निर्भर नहीं करती है ना, नहीं करती है। तो किस पर नहीं करती है, तो इसकी तीव्रता पर डिपेंड नहीं करती है। तब कहिएगा क्यों, तो क्यों फार्मूला आप लोग जानते हैं, v बराबर क्या होता है, तो v बराबर होता है क्या चीज, c बट्टा में रूट अंडर क्या चीज एप्सिलॉन r, म्यू बेस में r, है ना। आई होप कि आप इसको अच्छे ढंग से समझ पा रहे होंगे, है ना। चलिए इसका पीछे रीजन क्या है इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो कहता है विद्युत चुंबकीय तरंग की गति उसकी तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है, तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। क्यों नहीं करती है, अभी जस्ट बोले हैं विद्युत चुंबकीय तरंग की गति उसकी तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। आई होप कि आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे, खास करके मेरी बातों पर ध्यान देंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की घटना में क्या चीज, आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ने पर प्रकाश विद्युत धारा, पूछ रहा है प्रकाश विद्युत धारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है, फिर कहता है घट जाता है या अपरिवर्तित रहता है ना। तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अपरिवर्तित रहता है। तब एक चीज देखिएगा, विद्युत धारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो रीजन समझते हैं क्यों बढ़ जाएगा, तो रीजन इसीलिए बढ़ जाएगा, तो आप लोग को हम ऑफलाइन कक्षा में पढ़ाए होंगे। कहता है प्रकाश विद्युत धारा आपतित प्रकाश की तीव्रता के साथ क्या होती है, बढ़ती है। कहने का मतलब है प्रकाश विद्युत धारा की तीव्रता क्या होती है, बढ़ जाती है। तो रीजन समझ गए ना, काहे बढ़ जाता है।
रीजन यही है कि प्रकाश विद्युत धारा जो होता है आपतित प्रकाश की तीव्रता के साथ बढ़ती है, नहीं आएगा तो नहीं बढ़ेगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन का होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये सब क्वेश्चन जो है कॉन्सेप्ट बेस है, इसको जितना अच्छा से आप का कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा उतना ही अच्छा से आप लोग इस क्वेश्चन को डील कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का होता है, किसी भी गतिमान कण से जुड़ी कौन डी ब्रोगली, है ना, डी ब्रोगली फिर कहता का चीज है तरंग की तरंग दैर्ध्य किस प्रकार पर निर्भर नहीं करती है। तो नहीं जब करती है तो नहीं वाला आंसर होगा। तो द्रव्यमान पर तो करती है, वेग पर भी करती है और गति पर करती है, किस पर नहीं करती है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, चार्ज पर नहीं करती है। तो रीजन समझ लेते हैं। तो हम ध्यान दीजिएगा, तरंग दैर्ध्य को क्या चीज से सूचित करते हैं, लेमडा से। क्या चीज से सूचित करते हैं, तो लेमडा से। क्या हो जाएगा, एच बट्टा में पी। हम आपको ऑफलाइन कक्षा में बताए थे कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको अच्छे से हम याद रखते हैं। एक और बताए थे, पी बराबर क्या चीज, एम भी, है ना, पी बराबर एम भी। यहाँ पे पी क्या है, डाइपोल मोमेंट नहीं है, यहाँ पे क्या चीज है, मोमेंटम है। क्या है, मोमेंटम है, याद रखिएगा, मोमेंटम है। क्या है, मोमेंटम है ना। मोमेंटम पी यहाँ पे क्या हो जाएगा, मास। क्या हो जाएगा, वेलोसिटी, याद रखिएगा, ठीक है ना। मास और वेलोसिटी को गुणात्मक को वैल्यू को हम क्या कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं। इसका कंक्लूजन हम लोग जान लेते हैं कि क्या चीज, कंक्लूजन यही है कि इसका आंसर चार्ज क्यों है, द्रव्यमान और वेग गति क्यों नहीं होगा। तो आंसर इसीलिए कहता है, क्वेश्चन कहता है निर्भर नहीं करता है, तो चार्ज पे निर्भर नहीं करता है। तो कहता है डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य के सभी आवेश पर निर्भर करता है। क्या करता है, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य के आवेश पर निर्भर नहीं करता है, बाकी बात द्रव्यमान पर करता है और वेग पर और गति पर करता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फोटोन के, किसके, फोटोन के, है ना। तो इसको हम क्लासरूम में बहुत अच्छे से डेरिवेशन दिए होंगे। फोटोन के गतिज द्रव्यमान का सूत्र क्या होता है ना। तो जानते हैं एच बी बटा में क्या चीज, सी स्क्वायर। आई होप कि आप इसको अच्छे से समझ पा रहे होंगे। इसके लिए सॉल्यूशन जानते हैं, क्या हो जाएगा, एनर्जी एम सी स्क्वायर क्या होता है, जानते हो, जानते होंगे, काइनेटिक मास ऑफ फोटोन इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई बराबर एम सी स्क्वायर। क्या, ई बराबर एम सी स्क्वायर। ई बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे एच बी बराबर क्या हो जाएगा, एम सी स्क्वायर। आई होप कि आप समझ रहे हैं। एम को निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, एम को निकालेंगे तो एच बी बटा में क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर, है ना। यही मेरे लिए फार्मूला है। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे अच्छे से। इस फार्मूला को केवल हमको क्या रखना है, याद रखना है, तो क्वेश्चन आसानी से हम लोग डील कर पाएंगे, अन्यथा डील नहीं कर पाएंगे, है ना। चलिए देखिएगा, यही तीनों फार्मूला है ना। तो फार्मूला को एक बार अच्छे से देख लेते हैं। ई बराबर क्या हो जाएगा, एम सी स्क्वायर। ई की जगह हम क्या डाल दिए, एच बी बराबर क्या हो जाएगा, एम सी स्क्वायर। अब हमें यहाँ पे एम चाहिए, यहाँ पे देखिए द्रव्यमान कह रहा है, तो द्रव्यमान के लिए क्या हो जाएगा, हम जस्ट बता दिए थे, जिसके नीचे से कोई भाग जाएगा तो कहाँ चला जाएगा, नीचे। जिसके साथ से कोई भाग जाएगा तो कहाँ चला जाएगा, नीचे। बच गया सो ऊपर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, अब कहिएगा इतना जल्दी जल्दी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन अभी बहुत ज्यादा है। तो हम लोग क्वेश्चन को देखते हुए थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। क्वेश्चन जिसमें टाइम देना है उस पर टाइम देंगे, जो ऐसे ही रट्टा मार होगा उसको याद रखने लायक उसको ऐसे ही याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, यदि समान फोकस दूरी क्या है, एफ वाले दो अभिसारी क्या चीज लेंसों को क्या चीज संपर्क में रखा जाए तो क्या कहता है, संयोजन की फोकस दूरी होगी। तो संयोजन की फोकस दूरी क्या होगी, तो आप लोग 10th में भी 10th क्लास में ही पढ़े होंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या चीज, क्या हो जाएगा, f/2। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ऑप्शन गलत है। क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन ही गलत लग रहा है, क्वेश्चन गलत लग रहा है ना। ये f है 2f है, कितना हो जाएगा। चलिए यहाँ पे हम लोग सही कर लेते हैं। यहाँ पे ई सही है, ऑप्शन ई भी सही लिखा हुआ है, ई गलत लिखा हुआ है। यहाँ f/y क्या हो जाएगा, 2/3f सही लिखा हुआ है। अब कहिएगा कैसे, तो सॉल्यूशन करके हम लोग देख लेते हैं। 1 बराबर वो क्या हो जाएगा, 1/f इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ क्या हो जाएगा, 1 बट्टा में क्या चीज, 1 बट्टा में क्या चीज, f1 प्लस 1 बट्टा में f2, है ना। अब यहाँ पे ध्यान देते हैं, f1 इक्वल टू f2 इक्वल टू किसके बराबर है, f के। किसके बराबर है, f के, है ना। जब f के बराबर है तो इसको वैल्यू हम रख लेते हैं कितना के बराबर। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, f को जब हम सॉल्यूशन करते हैं तो कितना आ जाएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, 1 बाई क्या हो जाएगा, f क्या हो जाएगा। अब ये दोनों हम
जानते ही हैं जब इसके बराबर है तो F1 बराबर क्या हो जाएगा F2 के, किसके बराबर है F के। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा तो 1/F क्या हो जाएगा 1/F। अब यहाँ देखिएगा एक एक कितना हो जाएगा 2, एक एक 2। जब ये दोनों आपस में बराबर है तो इसको हम कितना के बराबर लिख दिए हैं F के बराबर। कितने बराबर F बराबर, ये हो गया। अब यहाँ ध्यान देते हैं जब हम इसको तिरछा तिरछी गुना करेंगे, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा F, क्या हो जाएगा F। ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा ये कितना हो जाएगा 2F, कितना हो जाएगा 2F। हमको ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है जब कॉम्बिनेशन करेंगे, जब हम इसको हम कॉम्बिनेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो कॉम्बिनेशन करेंगे तो F, जब कॉम्बिनेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा F/2, कितना हो जाएगा F/2। चलिए हम लोग ध्यान देते हैं, इसको एक बार और अच्छा से देख लेते हैं, है ना। आप लोगों को नहीं समझ में आया होगा ये F/2 कैसे लिख दिए, है ना। F/2 देखिएगा यहाँ ये क्या चीज है, बराबर के बाद है, 1 के बराबर 2 है, F के बराबर F है। यहाँ ध्यान दीजिएगा इसको जब हम पलट देंगे तो कितना हो जाएगा, जब पलटेंगे तो देखिएगा इसके ऊपर 1 है, इसके बेस में क्या है F है। तो यहाँ F, तो F के क्या लिखेंगे F कॉम्बिनेशन, क्या लिखेंगे कॉम्बिनेशन। तो F कॉम्बिनेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा F/2। यही मेरा आंसर है ना। इसमें थोड़ा सा मैथ का प्रयोग है, इसका मैथ का जिसका कैलकुलेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर है उनको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं, अब इसको डेरिवेशन बेस में आप समझना चाहते हैं तो डेरिवेशन में भी समझ सकते हैं। तो क्वेश्चन कहता है, जैसे देखिए यहाँ कहता है अभिसारी लेंस, क्या कहता है अभिसारी लेंस। तो अभिसारी लेंस का संयोजन फोकस की लंबाई के क्या होता है आधा, क्या होता है आधा, F/2 के बराबर, डायरेक्ट याद रख सकते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पावर और कॉन्वेक्स, क्या कहता है कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स जैसे ही वेक्स कहेगा तो उठल, केव कहेगा तो अवतल। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा लेंस इज टू क्या है डायोप्टर, कहता है इट्स फोकल लेंथ विल बी, कहता है एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, तो कहता है इसकी फोकस दूरी होगी, तो फोकस दूरी कितना होगी। तब इसको हम लोग क्या बिना सॉल्यूशन करे आंसर तो निकाल नहीं सकते हैं। चलिए तो पहले हम लोग आंसर निकालते हैं। क्षमता निकालने के लिए पावर इक्वल टू क्या होता है 1/F, क्या हो जाएगा 1/F। तो यहाँ पावर कितना दिया है P इक्वल टू कितना दिया है 2, डायोप्टर कितना दिया है 2 डायोप्टर। तब इसमें हम लोग यूज करते हैं F बराबर क्या होता है 1/P। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं 1 में कितना हो जाएगा 2, 1/2। अब इसमें भाग देंगे तो क्या हो जाएगा F बराबर क्या चीज 0.5 मीटर, कितना 0.5 मीटर। अब इसी चीज को मीटर को हम सेंटीमीटर में बदल देंगे। अभी जस्ट बताए थे बड़ा को छोटा, छोटा को बड़ा, तो बड़ा को छोटा में बदलने के लिए हम क्या करेंगे गुना। अब इसी को हम छोटा को बड़ा करने के लिए भागते हैं, यहाँ पे कितना बदल जाएगा 50 सेंटीमीटर। सब सेंटीमीटर देखिए 50 सेंटीमीटर किसका है 2 का। आई होप कि आप इसको अच्छे से समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या कहता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फ्लोइंग, कहता है इज यूज्ड टू क्या है रेडियस क्रोमेटिक अपट्रेशन। फिर कहता है इन लेंसेज, कहता है लेंसों में रंगीन विपतन को कम करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, किसका उपयोग किया जाता है। तो एकदम से आप लोग अच्छे ढंग से क्या चीज, तो इसका आंसर तो आप लोग रट्टा मारे होंगे, क्या चीज अवर्णीय संयोजन। अवर्णीय संयोजन क्यों होता है तो इसको हम लोग समझते हैं, है ना। तो आप लोग इसको डायरेक्ट ऐसे ही याद रखिएगा तो ज़्यादा बेटर है। तो फिर ऐसे बोलने के लिए आपको पूरा कॉन्सेप्ट इसका क्लियर होगा तभी क्वेश्चन जाकर डील हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो कहता है लेंसों में रंगीन विपतन को कम करने के लिए अवर्णीय संयोजन का उपयोग किया जाता है। एनसीईआरटी का लाइन ही है, क्या है एनसीईआरटी का लाइन ही है ना। यहाँ पे देखिएगा इसमें स्पेक्ट्रम और तरंग दैर्ध्य का माध्यम जो होता है, मतलब कि दोनों का रिलेशन हमको अच्छे से पता होगा तभी जाकर के हम क्वेश्चन कर पाएंगे, है ना। इसको हम एनसीईआरटी का लाइन है तो हम बता दे रहे हैं रंगीन विपतन प्रकाश में क्या चीज होता है अपने घटक रंगों जिसको हम क्या बोल सकते हैं स्पेक्ट्रम में क्या करते हैं विक्षेपण के कारण होता है। ऐसा इस आप कहिएगा कहला होता है तो ऐसा इसलिए होता है, क्यों तो प्रकाश में विभिन्न रंग
विभिन्न रंग केकरा रूप में, तो तरंग दैर्घ्य एक रेखा से गुजरते समय क्या होता है, अलग अलग कोनों में परिवर्तित होते हैं, है ना, अलग अलग कोनों में परिवर्तित होते हैं। किसके माध्यम से परिवर्तित होंगे, तो जानते ही हैं, परिवर्तन कराने के लिए हमको लेंस की जरूरत पड़ेगी, है ना, तो लेंस की जरूरत पड़ेगी, तो किसके परिवर्तन से होगा, तो लेंस के माध्यम से। तो कहेगा रंग फ्रीजिंग होता है तो किसके रूप में, फेज 2 के रूप में। तो कौन कौन, तो रंगीन विपतन का, है ना, किसके रूप में। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसको यहीं पे रहने देते हैं, पूरा लाइन बाय लाइन पूरा हम भी याद नहीं रख पाएंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक उत्तल लेंस को एक द्रव में डुबोया जाता है, तो कहता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर है, तब इसका फोकस दूरी क्या होगी। तब जानते हैं एकदम से आसान क्वेश्चन है ना, एकदम से आसान क्वेश्चन है, इसको आप लोग कर लीजिएगा। क्या है, जब कैसा होगा, तो अनंत पर होगा, तब क्या हो जाएगा, अनंत पर होगा तब। अब कहिएगा इसका डायरेक्ट आंसर कैसे टिक कर सकते हैं, इसका रीजन है, तो कहता है क्या चीज, जब इसका कंक्लूजन हम ऐसे ही मौखिक रूप से बता दे रहे हैं, जब आसपास के माध्यम का अपवर्तनांक लेंस क्या होना चाहिए, पदार्थ के अपवर्तनांक से मेल खाता हो, तो लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाती है, अनंत हो जाती है। एक बार और इसको कंसेप्ट को सुनेंगे आप लोग अच्छा से। क्वेश्चन कहता है क्या चीज, एक उत्तल लेंस को एक द्रव में डुबोया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होता है, तो अब इसकी फोकस दूरी होगी, तो कैसे होगी, तो अनंत पर होगी, तो कैसे, तो जब आप क्या चीज, आसपास के माध्यम का अपवर्तनांक लेंस क्या चीज, पदार्थ के अपवर्तनांक से क्या होता है, मेल खाता है, तो लेंस की फोकस दूरी क्या चीज, अनंत हो जाती है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, आप देखिएगा सबसे जाना पहचाना क्वेश्चन है। तो जाना पहचाना क्वेश्चन कैसे है, तो हम लोग 10th में भी लोग पढ़ चुके होंगे, है ना। तो कहता है क्या चीज, साबुन का बुलबुला रंगीन दिखाई देता है क्यों। अब जानते ही हैं क्यों दिखाई देता है, तो इंटरफेरेंस के कारण। किसके कारण, इंटरफेरेंस के कारण। अब कहिएगा इंटरफेरेंस क्या होता है ना, इंटरफेरेंस क्या होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हस्तक्षेप बोल सकते हैं, या इसी चीज को व्यतिकरण बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, व्यतिकरण। अब कहिएगा कि व्यतिकरण केकरा कहते हैं, है ना, तो व्यतिकरण केकरा कहते हैं, है ना, तो व्यतिकरण, तो देखिएगा, तो व्यतिकरण ऐसी घटना होती है जिसमें दो या दो से अधिक क्या होता है, तरंग। तो तरंग केकरा रूप में, जैसे प्रकाश हो, ध्वनि हो, है ना, एक दूसरे को अध्यारोपित होकर एक नई तरंग बनाती है, इसी को हम क्या कहते हैं, व्यतिकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, व्यतिकरण। इसी चीज को हम इंटरफेरेंस बोलते हैं। इसी चीज को इंटरफेरेंस को हम लोग समझ लेते हैं क्या होता है, जान लेते हैं। ऐसी घटना है जिसमें दो या दो से अधिक तरंगे, तो तरंग कौन सा, तो तरंग प्रकाश का हो या ध्वनि का हो, एक दूसरे को क्या कर देती है, अध्यारोपित होकर एक नई तरंग बनाती है। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे, समझ में आ गया ना। तब जैसे मान लो जो अध्यारोपित जब हो जाएगा, नई तरंग बना लेगा, तो क्या हो जाएगा, आयाम बढ़ भी सकता है या घट भी सकता है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, इसी ही कारण से साबुन का रंग क्या होना चाहिए, बुलबुला जो होता है रंगीन दिखाई देता है। आई होप कि आप इसको समझ पाए होंगे। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किसे ध्रुवीकृत नहीं किया जा सकता है। ध्रुवीकृत नहीं किया जा सकता है, तो अब देखिएगा, प्रकाश को ध्रुवित किया जा सकता है ना, प्रकाश को ध्रुवित किया जा सकता है, तो ध्रुवित किया जा सकता है, तो किया जा सकता है, तो इसको नहीं किया जा सकता। प्रकाश को, रेडियो तरंगों को नहीं किया, एक्सरे को नहीं किया जा सकता। ध्वनि को ध्रुवीकृत किया जा सकता है ना, ध्वनि को किया जा सकता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर 1। अब कहिएगा कि इसको काहे नहीं किया जा सकता है, तो ऑफलाइन कक्षा में आप लोग इसको कॉन्सेप्ट के माध्यम से आपको पढ़ाया गया था इसको, है ना। अब कहिएगा, तो अब यहाँ पे नहीं बता रहे हैं, तो हर चीज को, क्वेश्चन को यहाँ पे नहीं कराया जा सकता है, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, आप लोग क्या हो जाएगा, बोर हो जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, एक व्यक्ति +2D क्षमता का चश्मा
यानी लेंस उपयोग करता है तो उसकी दृष्टि दोष कौन सा होगा? तो आपको हम लोग 10th में ही बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा दिए रहते हैं। क्यों? यहाँ पे देखिएगा, निकट दृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया, दृष्टि समन्वय। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो अब देखिएगा यहाँ का क्षमता कहता है, क्षमता जैसे ही कहा था पावरफुल होता है, तो इसीलिए हम क्या मार देंगे? हाइपर। क्या मान देंगे? हाइपर। तो इसलिए फार्मूला क्या हो जाएगा? आप जस्ट हम लोग पीछे किए हैं, P बराबर 1 में F। क्या होता है? F। तो ये कची में हो जाएगा? मीटर में। क्या हो जाएगा? मीटर में। किसमें? मीटर में। तो इसको हम डायरेक्ट हम लोग एनसीईआरटी का लाइन ही है, याद रखिएगा डायरेक्ट। यह कहता है दोष जो होता है क्या चीज? हाइपरमेट्रोपिया है, जिसे कितना +2t उत्तल लेंस से ठीक किया जा सकता है। कितना? उत्तल लेंस से ठीक किया जा सकता है। आई होप कि आप इसको अच्छे ढंग से समझ पाए होंगे। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कहता है जब बोरॉन को, क्या जब कहता है बोरॉन को, है ना, अभी क्या है बोरॉन को क्या चीज सिलिकॉन से क्या चीज अशुद्धता के रूप में मिलाया जाता है, तो क्या कहता है? परिणामी पदार्थ होता है। तो परिणामी पदार्थ क्या हो जाएगा? तो परिणामी पदार्थ P मतलब होता है पॉजिटिव प्रकार का अर्धचालक। क्या हो जाएगा? पॉजिटिव प्रकार का अर्धचालक। अब कहिएगा डायरेक्ट एंसरवा कैसे ठीक कर दिए? तो एंसरवा होता है जब बोरॉन और सिलिकॉन की अशुद्धता के रूप में मिलाया जाता है तो क्या चीज? एक ही प्रकार का अर्धचालक बनता है। वो कौन प्रकार के होता है? तो P प्रकार के होता है ना। अब कहिएगा इसे कहला होता है, तो ठीक है, जब एनसीईआरटी का लाइन ही पढ़िएगा तो डायरेक्ट उसी में आंसर होता है क्या चीज? जब बोरॉन एक त्रिसंयोजी तत्व होता है। क्या होता है? त्रिसंयोजी तत्व होता है, जो सिलिकॉन की शुद्धता के रूप में क्या हो जाता है? उसमें हम लोग क्या करते हैं? मिश्रण कर देते हैं, मिलाते हैं। फिर कहता है तो सिलिकॉन क्या चीज? जालक में क्या होता है? छिद्र होता है। छिद्र जिसको हम क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रॉन। क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति को क्या करता है? उत्पन्न करता है। क्या करता है? उत्पन्न करता है ना। इसलिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा? P। ठीक है ना। आप कहिएगा P प्रकार ही क्यों होगा, N प्रकार क्यों नहीं होगा? इसको भी सुन लेते हैं। तो P प्रकार के अर्धचालक में अधिकांश आवेश क्या होता है? वाहक छिद्र होते हैं। क्या होता है? वाहक मतलब धकेलने वाला, बहने वाला, है ना, जो इलेक्ट्रॉनों की क्या करता है? अनुपस्थिति के कारण में बनते हैं। मतलब जैसे ही वो हटेगा वैसे उसकी जगह बन जाएगा। तब इसका जब हटेगा, जब बन जाएगा, तो उसका परिणाम क्या होगा? छिद्रों की गति से क्या होता है? विद्युत चालकता सुगम होती है। मतलब क्या होता है? आसान होता है। तो आसान होने के कारण ही क्या होता है? P प्रकार का अर्धचालक आंसर होगा, है ना। चलिए वीडियो को एक बार अच्छे से 1 से 2 बार देख लीजिएगा तो आपसे क्वेश्चन डील हो जाएगा, है ना। खास करके मेरी बोला गया बातों पर बहुत ज्यादा गौर करके पढ़ेंगे। फिर कहता है N प्रकार के अर्धचालक में, अब ध्यान दीजिएगा, अब जो उसके विपरीत आ गया। क्या आ गया? उसके विपरीत आ गया, है ना। विपरीत आ गया तो क्वेश्चन कहता है क्या चाहिए? N प्रकार के अर्धचालक में अल्पसंख्यक आवेश वाहक है। तो अल्पसंख्यक आवेश वाहक कौन हो जाएगा? तो अल्पसंख्यक अभी जस्ट बोले हैं, जब हटेगा तो उसके जगह मौजूद हो जाता है P, तो क्या हो जाएगा? छिद्र। अब कहिएगा कैसे? जानते ही हैं N टाइप के सेमीकंडक्टर जो होता है, मतलब N प्रकार के अर्धचालक अल्पसंख्यक आवेश वाहक छिद्र होते हैं। क्या होते हैं? कॉमन सेंस वाली बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कौन सा क्या चीज? कौन सा लॉजिक गेट का आउटपुट तभी सत्य होता है जब क्या चीज? इनपुट अलग अलग हो। इनपुट अलग अलग हो, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो ये हमको इसका फुल वीडियो आपको मेरे चैनल द पीसीपीसी पर मिल जाएगा, है ना। द पीसीपीसी पर मिल जाएगा। अब बहुत अच्छे से एक बार वीडियो को देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। आई होप कि आप, चलिए एक बार क्वेश्चन को समझ लेते हैं एक बार और अच्छा से। कौन सा लॉजिक गेट आउटपुट तभी सत्य होता है जब इनपुट अलग अलग हो? तो जानते ही हैं आंसर क्या हो जाएगा? क्या चीज? एक्सऑर गेट। क्या चीज? एक्सऑर गेट। एक्सऑर गेट मतलब यहाँ समझते हैं इसको हम कैसे लिख सकते हैं? XOR। तो और गेट में X लगा देंगे, है ना। चलिए इसका पिक्चर आप लोग बहुत अच्छे ढंग से बना पाते होंगे। इससे क्वेश्चन गेट वाले से क्वेश्चन एक डेफिनेटली रहेगा ही रहेगा। ट्रुथ टेबल मिलाने वाला हो या बुलियन व्यंजक ज्ञात करने वाला हो, लेकिन इससे क्वेश्चन रहेगा। ऐसे आपको चैनल पर क्वेश्चन मिल जाएगा, आपको फुल वीडियो मतलब पूरा डेरिवेशन के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रिवर्स बायस्ड डायोड। रिवर्स बायस्ड जानते ही हैं डायोड के बारे में,
जिसका क्या हो, दिशा एक ही होता है, करंट भेजने का काम होता है ना। तब यहाँ ध्यान देते हैं, क्वेश्चन कहता है जेनर डायोड, है ना, एलईडी डायोड, फिर कहता है कच्ची फोटो डायोड, तो क्या हो जाएगा, एलईडी डायोड तो होता नहीं है, ये और आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आंसर 1 और 3 सही है। आई होप कि आप इसको समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो कहता है किसका, फिर कहता है देखिए यहाँ नैंड गेट इस नैंड, कहता है गेट का बूलियन व्यंजक ज्ञात करने के लिए, किसका बूलियन व्यंजक ज्ञात करने के लिए द पीसी चैनल पर इसका फुल वीडियो मिल जाएगा, किसका फुल वीडियो मिल जाएगा। एक बार अगर फुल वीडियो को देख लेते हैं तो आपको मेरा गारंटी है कि दिक्कत नहीं आएगा, तो नहीं आएगा। इसका आंसर हो जाएगा क्या चीज, नैंड गेट है तो इसको एंड, क्या चीज, एंड का क्या होता है, एंड का होता है ए डॉट बी इजकल टू वाई, आई पर एन लग गया है तो क्या हो जाएगा, पर बार लग जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला, है ना। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फिर कहता है क्या चीज, फाइबर ऑप्टिक संचार में किस प्रकार की तरंग का उपयोग किया जाता है, किस प्रकार का तरंग का उपयोग किया जाता है, तो एकदम आसान में जानते ही हैं, ध्वनि का तो होगा नहीं, ध्वनि का तो होगा नहीं, भूकंप का तो होगा नहीं, आंतरिक का होगा नहीं, बचेगा सो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, है ना। आई होप कि आप इसको ऐसे ही समझ पाए होंगे, बिना कॉमन सेंस से ही समझ गए होंगे। फिर कहता है निम्नलिखित में से कौन सी आवृत्ति रेंज टीवी प्रसारण के लिए उपयोग की जाती है, तो आपको हम वैल्यू बहुत अच्छे से ऑफलाइन कक्षा में लिखा दिए थे, आपको केवल वैल्यू इसको रट्टा मार लेना होगा, क्योंकि इसका कोई कंसेप्ट नहीं होता है, 3 से 300 मेगा हर्ट्ज होता है। आई होप कि आप इसको समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है एक ही तत्व के क्या चीज समस्थानिकों के बीच मुख्य अंतर क्या होगा, तब मुख्य अंतर क्या होगा, तब जानते ही हैं, प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या, परमाणु की संख्या होगा। तो यहाँ पे किसकी संख्या होगा, न्यूट्रॉन की संख्या। अब कहिएगा न्यूट्रॉन की संख्या क्यों होती है, तो न्यूट्रॉन की संख्या एकदम आसानी से समझ में आ गया होगा, क्यों, क्योंकि समस्थानिकों के बीच मुख्य अंतर न्यूट्रॉनों की संख्या ही होती है। तब कहिएगा क्यों होता है ना, तो क्यों होता है, तो किसके लिए थोड़ा सा केमिस्ट्री बेस उसका क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। इसका रीजन होता है क्या चीज, समस्थानिक एक तत्व है, क्या होता है, समस्थानिक एक तत्व के विभिन्न रूप में होते हैं, डिफरेंट में, तो कहता है जिसमें क्या चीज, प्रोटॉन, प्रोटॉन यानी क्या चीज, परमाणु क्रमांक की समान होती है, संख्या की क्या होती है, समान होती है, कौन, प्रोटॉन परमाणु संख्या की क्या होती है, समान होती है। तो कहता है लेकिन क्या चीज, न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन। एक समान होता है और डिफरेंट होता है, इसीलिए इसका आंसर क्या है, न्यूट्रॉन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी क्षय का प्रकार नहीं है। तब यहाँ देखते हैं विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट टाइप ऑफ रेडियो एक्टिव डीके, है ना। डीके अल्फा होगा, बीटा होगा, गामा होगा, है ना, या म्यून होगा। तो आप लोग देख सकते हैं, तो यहाँ देखिएगा अल्फा तो होगा नहीं, बीटा भी नहीं होगा, गामा भी नहीं होगा, तो इसका क्या हो जाएगा, म्यून, है ना, क्या हो जाएगा, म्यून क्षय। अब कहिएगा क्यों, क्यों होगा, तो इसके पीछे रीजन है, रीजन क्या है, तो कहता क्या चीज है, रेडियो क्षय तब होता है, क्या, रेडियो जो क्षय तब होता है जब अस्थिर परमाणु नाभिक को क्या कर देता है, कणों या विद्युत चुंबकीय के रूप में विकिरण स्थित करने को क्या कर देता है, करने वक्त खो देता है ना। तो ये सब तो होगा नहीं, अल्फा बीटा और गामा, तो इसलिए क्या हो जाएगा, आंसर 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 500 न्यूटन मीटर तरंग दैर्ध्य वाले फोटोन की ऊर्जा क्या है ना, फोटोन की ऊर्जा क्या है। तो आई होप कि आप इसको, जब तक हम इसको सॉल्यूशन नहीं करेंगे तब तक हम लोग बना नहीं पाएंगे। तब जानते ही हैं आप लोगों को हम फॉर्मूला लिखा दिए थे, क्या चीज, ई बराबर क्या लिखाए थे, ई बराबर लिखाए होंगे HC बटा में लेमडा। आई होप कि आप समझ में आ गया होगा कितना इंपॉर्टेंट है। H बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला, 6 × 6 to 6 × 10⁻34 जूल सेकेंड। आप इसको याद रखेंगे, है ना। C बराबर याद, निर्वात में प्रकाश की चाल, स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है, स्पीड ऑफ लाइट होता है 3 × 10⁸। स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है, जिसको सूचित करते हैं C से,
लेमडा के वैल्यू कितना दे दिया है यहाँ 500, कितना 500 न्यूटन मीटर दे दिया है ना। तो इसमें हम पुट कर देते हैं, पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 6.626 इंटू 10⁻34 इंटू सी का वैल्यू जानते ही है 3 गुने कितना हो जाएगा 3 इंटू 10⁸ क्या हो जाएगा। अब आई क्या लेमडा का वैल्यू कितना है 500, कितना है 500 है ना। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, सॉल्व करिए तो गुना करने के बाद देखिएगा वैल्यू कितना दिया हुआ है, वैल्यू है 6.626 इंटू कितना हो जाएगा 3 से जब हम गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, इसको जब इतना से हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, जब इसको हम गुना करेंगे तो ध्यान दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 19 पॉइंट कितना हो जाएगा 878 इंटू, अब यहाँ देखिए पावर वाला को एक साथ लिख देते हैं। अब यहाँ देखिएगा जिसका बेस समान होकर पावर घट जाएगा तो 34 में से जब हम किसको 34 में से जब 8 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 26, कितना हो जाएगा 26। तो चिन्ह बड़का कौन है, यहाँ ध्यान दीजिएगा बटा में कितना लिखेंगे 500। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा 19 पॉइंट कितना में 19.878 में जब हम भाग लगाएंगे कितना से 500 में तो कितना हो जाएगा 0.03975 आएगा है ना। अब भाग लगाएंगे 10⁻⁴ कितना रह जाएगा -26 रह जाएगा। चलिए अब यहाँ पे इसको हम क्या कर देंगे स्टैंडर्ड वैल्यू ज्ञात करेंगे, क्या चीज स्टैंडर्ड वैल्यू ज्ञात करेंगे। अब एक चीज यहाँ कॉमन लगाइएगा, कॉमन सेंस, यहाँ न्यूटन मीटर है, क्या है न्यूटन मीटर है, तो यहाँ क्या कर देंगे 10⁻, क्या चीज 10⁻⁹ से, अभी ऊपर जाला जाएगा माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा माइनस से प्लस, क्या हो जाएगा माइनस से प्लस। तब यहाँ 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 0.03946 है ना इंटू। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा 26 में से अब क्या घटा देंगे 26 में से 9 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 26 में से 9 घटा देंगे तो 20 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 20। तो कितना लिखें 10 के पावर -20। अब इसी चीज को हम स्टैंडर्ड वैल्यू ज्ञात करेंगे तो क्या कितना, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा 0 पॉइंट कितना हमको 0 पॉइंट कितना है 0.39 है, कितना है 39, कितना 0.39 कितना के करीब है। तब यहाँ ध्यान दीजिएगा कितना है, तो आंसर आप लोग मैच करा सकते हैं, कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कितना हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁹ लॉम, सॉरी यहाँ पे क्या है एनर्जी है, किसके रूप में हो जाएगा जूल के रूप में। आई होप कि आप इसको समझ पाए होंगे। देखिए यहाँ कैलकुलेशन हमसे भी मिस्टेक हो सकता है, लेकिन देखिए नियरली किसके है इसके है ना, 2 5 के तो होगा नहीं 4 के होगा, इसलिए मेरा आंसर इतना आएगा है ना। डायरेक्ट यहाँ पे भी पुट कर सकते थे, यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते थे, न्यूटन मीटर है तो न्यूटन मीटर हो जाता कितना 10⁻⁹ यहाँ देखिएगा एक बचता है यहाँ तो एक यहाँ घट जाता। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या चीज, क्वेश्चन कहता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रृंखला दृश्य भाग में स्थित है। दृश्य भाग में तो लाइमन है, बामर है, पास्चन है या ब्राइकेट है ना। तो आप लोग इसको ऑफलाइन कक्षा में अच्छी तरह से देखे होंगे, आंसर क्या हो जाएगा बामर हो जाएगा है ना। बामर क्यों होगा, तो आप लोग जानते ही हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो होता है क्या चीज कई श्रृंखलाएं होती है, कितना श्रृंखला होती है कई श्रृंखला होती है, जिनमें प्रत्येक ऊर्जा स्तरों के बीच क्या होता है इलेक्ट्रॉनों के संक्रमण अनुरूप होती है, मतलब एकदम समान होती है। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का दृश्य बामर श्रृंखला के क्या होता है अनुरूप होता है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा बामर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा आवेश रहित कण है, आवेश रहित कण है। तो जानते हैं क्या है आवेश रहित, प्रोटॉन है, हम इसको आवेशित नहीं कर सकते, बाकी सबको हम क्या कर सकते हैं आवेशित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक्सरे है, क्या है एक्सरे है, गतिमान इलेक्ट्रॉन है, गतिमान धनात्मक आयन है, गतिमान ऋणात्मक आयन है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो यहाँ देखिएगा क्या चीज एक्सरे विद्युत चुंबकीय तरंग हम लोग पिछली स्लाइड में देख चुके हैं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 1 AMU है ना, 1 AMU समतुल्य ऊर्जा है, समतुल्य ऊर्जा है। अब जानते हैं एस्ट्रोनॉमिकल मास यूनिट, इसको हम क्या पढ़ेंगे है ना, एक जगह एस्ट्रोनॉमिकल कब पढ़ेंगे जब इसको कैपिटल ए में रहे,
है ना, AMU। अब यहाँ पे क्या पढ़ेंगे हम लोग, यहाँ पे ए से हो जाएगा एटॉमिक मास यूनिट, क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास यूनिट। तो इसका वैल्यू डायरेक्ट याद रखिएगा, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है ना, कितना होता है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हम कौन सा फार्मूला करेंगे यूज, E बराबर mc²। आई होप कि आप इसको अच्छे ढंग से समझ पा रहे होंगे। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 100 म्यूएफ के एक संधारित्र को 100 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है, इसमें संग्रहित ऊर्जा होगा। संग्रहित ऊर्जा होगा तो इसको हम क्या करेंगे, संग्रहित ऊर्जा क्या हो जाएगा, 0.5 जूल के बराबर हो जाएगा। तब कहिएगा कैसे, जानते ही फार्मूला क्या हो जाता है, E बराबर 1/2 क्या हो जाएगा, CV², क्या हो जाएगा, CV²। तो आप कहिएगा यहाँ पे C क्या है, तो C क्या है तो हम डायरेक्ट हम बोल दे रहे हैं, ठीक है ना, या लिख ही देते हैं। तो क्या होगा, C इज क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस। C इजकल टू क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस, क्या हो जाएगा, C बराबर क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस। तो आपका चिन्ह हो जाता है फैराड में, क्या हो जाता है, फैराड में, याद रखिएगा क्या में, फैराड में, है ना। अब कहिएगा यहाँ भी क्या है, तो भी क्या है यहाँ पे, तो वोल्टेज है, क्या है, वोल्टेज है ना, जिसको हम सूचित क्या चीज से करते हैं, बी से। अब यहाँ पे कहिएगा, अब क्या बचा, सी भी जानते ही हैं, एनर्जी। अब इसका वैल्यू पुट कर लेते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2। सी का वैल्यू कितना दिया है, सी का वैल्यू दिया है 100 इंटू, देखिए यहाँ भी का वैल्यू कितना दिया है, 100। अब कैपेसिटर दिया है तो यहाँ पे इसको क्या कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं, माइक्रो कूलम है तो 10 टू द पावर क्या हो जाएगा, -6, है ना। अब गुना कर देते हैं किससे, भी से, भी का वैल्यू कितना दिया है, 100, कितना, 100। आई होप कि आप इसको समझ पा रहे होंगे। अब इसको हम काटते हैं, तो काटेंगे तो कितना मरतबे कट जाएगा, 50 दूना 100। अब यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ 50 को रहने देते हैं, यहाँ 100 गुना 100 गुना 10 के पावर कितना, -6। अब इसको हम क्या करते हैं, 5 एकम 5, 1 2 3 4 5, एगो जीरो देंगे, 5 को कितना जीरो देंगे, 5, 1 2 3 4 5, गुना 10 के पावर कितना लिख सकते हैं, -6, है ना, -6। अब इसी चीज को तोड़ देंगे तो कितना, 5 गुने कितना लिख सकते हैं इसको, 1 2 3 4 5, 10 के पावर 5, गुना कितना, 10 के पावर -6, है ना। अब इसको लिख सकते हैं यहाँ पे 5 गुना, इसको घट के कितना हो जाएगा, 10 के पावर -1। अब इसी चीज को लिख सकते हैं 5/10, तो इसको लिख सकते हैं 0.5, क्या चीज, जूल आंसर। अब इनको मिला लीजिए, है ना। चलिए आई होप कि आप इसको क्लियरली ढंग से समझ पा रहे होंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर मिल रहे हैं। चलिए क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज यूनिट वोल्ट मीटर, है ना, इनवर्स। जानते ही हैं क्वेश्चन डायरेक्ट आंसर, इसको रट्टा मार कर याद रख ले होंगे आप लोग, क्या चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युतीय क्षेत्र। अब कहिएगा कि कैसे हो जाएगा, तो कैसे हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या हो जाएगा, EF। मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स बटा में चार्ज, क्या हो जाएगा, फोर्स बटा में चार्ज, फोर्स बटा में चार्ज। तो यहाँ पे जानते हैं बल का मात्रा क्या होता है, न्यूटन, चार्ज का कूलम्ब, है ना, तो हो गया न्यूटन पर कूलम्ब। आई होप कि आप इसको समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, सॉरी इसको पूरा अच्छी तरह से क्लियर कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या होता है, वोल्टेज बटा में क्या चीज होता है, डिस्टेंस, क्या होता है, वोल्टेज बटा में डिस्टेंस। वोल्टेज का यूनिट वोल्टेज होता है, डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर। इसका क्या हो जाएगा, वोल्ट मीटर, वोल्ट पर मीटर, है ना। ये मेरा आंसर क्या हो जाएगा, वोल्ट मीटर। तो यहाँ देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या हो जाएगा, वोल्ट मीटर, अंतर विद्युत क्षेत्र। आई होप कि आप इसको समझ पाए होंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विद्युत चालन में चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग भी और चालक के सिरों के बीच विभवांतर, मतलब क्या चीज, पोटेंशियल डिफरेंस, भी के बीच संबंध क्या होता है। तो भी के बीच संबंध एकदम आसान है, भी के बीच संबंध क्या हो जाएगा,
v के क्या हो जाएगा, समानुपाती। क्या हो जाएगा, v के समानुपाती। तो फार्मूला आप लोग जान रहे हैं, फार्मूला नहीं जान रहे हैं तो लिख लीजिएगा, v बराबर क्या होता है, म्यू ई होता है, म्यू ई होता है ना। तो जानते हैं अब यहाँ पे ई बराबर क्या होता है, तो ई बराबर v बट्टा में एल होता है ना। एल यहाँ पे क्या है, एल है जो क्या चीज, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। क्या है, एल बराबर लेंथ ऑफ द कंडक्टर, है ना। अब v बराबर तो अभी जानते ही हैं आप लोग, क्या चीज, v बराबर किसके रूप में है, v यहाँ पे है वोल्टेज नहीं है, क्या है, वेलोसिटी के रूप में है। क्या है, किसके रूप में है, वेलोसिटी के रूप में है ना। l मतलब अभी जस्ट बताएं, l मतलब लेंथ ऑफ द कंडक्टर, है ना। इसीलिए v प्रोपोर्शनल हो जाएगा, किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, v प्रोपोर्शनल हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसी चालक की वोल्टता भी धारा I के बीच ग्राफ एक सीधी रेखा है। तो कहता है जो किसके रूप में, y अक्ष, यानी क्या चीज जो एक दर्शाता है। तो कहता है के साथ एक कोण बनाती है, चालक का प्रतिरोध होगा। तो चालक का प्रतिरोध किसके रूप में होता है, तो जानते ही हैं कॉट के रूप में होता है। किसके रूप में होता है, कॉट के रूप में। तक कहिएगा कैसे, तो ओम्स लॉ जानते हैं, v बराबर आई आर। क्या होता है, v बराबर आई आर। यहाँ पे आर क्या है, रेसिस्टेंस, आर क्या है, रेसिस्टेंस। तो यहाँ पे हम लोग निकाल लेंगे आर बराबर क्या हो जाएगा, v बट्टा में आई होप कि आप समझ रहे होंगे, है ना। अब इसके बीच में थीटा बराबर क्या होता है, इसको हम थीटा मान लेते हैं। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, v बट्टा में आई। क्या हो जाता है, v बट्टा में आई। अब यही हम जब इसको हम ग्राफ बनाएंगे किसके रूप में आएगा, तो याद रखिए एक फार्मूला, एल ए एल लाल बट्टा में कक्का, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, साइन कॉस टेन। अब इसी के जस्ट उल्टा करेंगे तो कक्का बाई लाल, एल ए एल। तो यहाँ पे देखिएगा, है ना, किसी चीज को हम क्या बोलते हैं, लंब आधार, लंब कर्ण, कर्ण आधार, है ना। मतलब लंब को क्या बोलते हैं हम लोग, लंब को परपेंडिकुलर, बेस परपेंडिकुलर, कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेनस। इस चीज को आप लोग फार्मूला याद रखिएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता है विद्युत परिपथ की शक्ति है, विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है, तो विद्युत परिपथ की शक्ति होती है क्या चीज, v स्क्वायर बाई आर। अब कहिएगा कैसे, तो p बराबर फार्मूला जानते हैं क्या होता है, v स्क्वायर बट्टा में आर। क्या होता है, v बट्टा में आर। फार्मूला जानते हैं v बराबर आई आर, है ना। तब जस्ट p बराबर क्या हो जाएगा, आई भी। क्या हो जाएगा, आई भी। आई होप कि आप समझ में आ रहा होगा, है ना। इसी चीज को हम क्या लिख सकते हैं, आई बराबर क्या चीज, v बट्टा में आर। ये सब ओम्स लॉ का फार्मूला है। अब इसमें जब हम पुट कर देंगे v बराबर क्या जाएगा, v गुना में v बट्टा में क्या चीज, आर। अभी दोनों मिल करके v क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बट्टा में आर, है ना। अभी सोल्यूशन कर दिए, है ना, सोल्यूशन कर दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है तापमान में विद्युत के साथ अर्धचालक की प्रतिरोध क्या हो जाती है। अब देखिएगा अर्धचालक की प्रतिरोध क्या हो जाएगा, तो आप लोग सभी लोग जानते हैं अर्धचालक क्या हो जाएगा, अर्धचालक है तो घट जाएगा, अर्धचालक है तो घट जाएगा। तो कैसे घटेगा, तो घटने के पीछे रीजन आप लोग जानते हैं, रीजन नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। कहता है अर्धचालक का प्रतिरोध बढ़ने पर क्या होता है, अर्धचालक के प्रतिरोध के तापमान जब बढ़ेगा, और जैसा ही तापमान बढ़ेगा तब क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अर्धचालक का प्रतिरोध का तापमान बढ़ने के साथ क्या हो जाता है, घट जाता है। अब कहिएगा रीजन, तो रीजन यही है क्या चीज, अर्धचालकों में ताप बढ़ने पर प्रतिरोध क्या हो जाएगा, जब कम हो जाएगा तो कम होगा तो क्या होगा, घटेगा कि बढ़ेगा, घटेगा ना, है ना। तापमान बढ़ने पर इसलिए आवेश का वाहक क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन या छिद्र से क्या हो जाते हैं, निकलने लगते हैं, जिसके कारण क्या चीज, चालकता बढ़ जाती है। इसीलिए तापमान जैसे ही बढ़ाएंगे तो उसका क्षमता क्या हो जाएगा, घट जाएगा। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, आप लोग को लग रहा होगा कि हम बहुत जल्दी जल्दी बोल रहे हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोध R को दर्शाता है, R को दर्शाता है ना। तो R को कौन सा दर्शाता है, तो याद रखिएगा यहाँ पे देखिएगा रो है, रो जिसको बोलते हैं रेसिस्टिविटी। क्या बोलते हैं, रेसिस्टिविटी। क्या बोलते हैं,
रेसिस्टिविटी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रो इक्वल टू एल बट्टा में। तो फार्मूला आप लोग जान जाइए क्या होता है, आर बराबर क्या चीज, रो इंटू एल बट्टा में ए, यही फार्मूला है, आप लोग याद रखिएगा, है ना। आर बराबर निकालना था, आर बराबर डायरेक्ट फार्मूला ही है। आप लोग एनसीईआरटी का ही लाइन बाय लाइन क्वेश्चन पूछा हुआ है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लौ चुंबकीय पदार्थ की सापेक्ष पारगम्यता म्यू आर है। क्या है, म्यू आर है। तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, बड़ा छोटा इसमें ज्ञात करना है। तो बड़ा छोटा ज्ञात करने के लिए अब कंडीशन आप लोग को पता होना चाहिए। पता क्या होना चाहिए, तो म्यू आर रेसिस्टिविटी देखिएगा यहाँ पे बड़ा है क्या से, एक से, इसके पीछे रीजन पता है आपको, सब जानते ही हैं, फेरोमैग्नेटिक का सब्सटेंस से होता है। क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक का क्या होता है, सब्सटेंस से होता है। फेरोमैग्नेटिक मतलब लौ चुंबकीय होता है। तो लौ चुंबकीय जो पदार्थ होता है, जैसे जिसको हम क्या बोल सकते हैं, लोहा, कोबाल्ट और क्या चीज, निकेल के सापेक्ष परागम्यता। परागम्यता कहने का मतलब म्यू आर को क्या बोलते हैं, परमिटिविटी बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी जिसको बोलते हैं परागम्यता, है ना। कहता है बहुत अधिक होती है। क्या होती है, बहुत अधिक होती है, बहुत अधिक होती है, इसीलिए एक से ही बहुत 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 क्या है, बड़ा है। चलिए, वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, काहे कि वन शॉट वीडियो बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, वन शॉट वीडियो। फिर कहता है प्रतिरोध हो R1, R2 और R3 के साथ एक श्रेणी परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोध से प्रभावित धारा होता है। तो प्रत्येक क्या हो जाता है, यहाँ पे सेम मतलब सेम रहेगा, मतलब वही रहेगा, क्या रहेगा, वही रहेगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि धारा घनत्व की इकाई होती है एम्पियर कूलम। तब देखिएगा एकदम से आसान क्वेश्चन पूछ दिया है। क्या चीज, एकदम से आसान क्वेश्चन है, कौन ऐसे विद्यार्थी गलत करके नहीं आएगा। कहता धारा में घनत्व जोड़ दिया, धारा रहता तो केवल क्या होता था, आप लोग जान दिए, मारिए देते फर्स्ट वाला। तो में घनत्व जोड़ दिया है तो क्या हो जाएगा, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। आई होप कि आप इसको समझ पा रहे होंगे। अब कहिएगा समझ पा क्या रहे हैं, फार्मूला पते नहीं है तो लिख लीजिएगा J बराबर I बट्टा में A। क्या, I बट्टा में A। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बस 2 से 3 क्वेश्चन और होना चाहिए, उसके बाद स्लाइड खत्म। फिर कहता है यदि किसी चालक की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तथा उस पर विभवांतर स्थिर रखा जाए तो इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग होगा। क्या होगा, अपवाह वेग, तो जानते ही अपवाह वेग क्या हो जाएगा, ध्यान देते हैं, वही रहेगा, दोगुना हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, आधा किया जाए। क्या चीज, क्या किया जाएगा, आधा किया जाएगा। अब कहिएगा कैसे, तो याद रखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या चीज, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या फार्मूला लिखाए थे, I बट्टा में NAE लिखाए थे। अब इसका नेक्स्ट फार्मूला देख लेते हैं। तो अब इसमें सारा ओम्स लॉ वाला फार्मूला यूज करेंगे। क्या फार्मूला, I बराबर V बट्टा में R। क्या चीज, V बट्टा में R। तो क्या फार्मूला होता है, R बराबर रो L बट्टा में A, है ना, रो L बट्टा में A। यही फार्मूला यूज होगा। जब यूज होगा तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, L अभी जस्ट हम क्या बताए थे, L क्या है, लेंथ, क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। यहाँ पे रो क्या है, तो रो है रेसिस्टिविटी। क्या है, रो क्या है, रेसिस्टिविटी। इसीलिए क्या किया जाएगा, आधा किया जाएगा। ये मेरा क्या है, आंसर। आई होप कि आप इसको समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या चीज, धारावाही। क्या कहता है, धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। तो क्षेत्र की दिशा कैसन होती है, तो अक्ष के समांतर। क्या होती है, अक्ष के समानांतर, है ना। तब कहिएगा कैसे समानांतर होती है। तब जानते हैं सोलेनोइड का चर्चा हम लोग किए होंगे, जो किसन होता है, सिलिंड्रिकल होता है। तो एक बार इसको हम समझ लेते हैं, है ना। सोलेनोइड क्या होता है, सोलेनोइड एक लंबा तार होता है जो बेलनाकार आकार में क्या होता है, लिपटा होता है। और फिर क्या कहता है, और जब इसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो जानवे करते हैं, इसका प्रैक्टिकल करके हम लोग क्लास में वीडियो भी बनाए थे, है ना। तो उसमें क्या करेंगे, चुंबक बनेगा। क्या बनेगा, चुंबक बनेगा। तो सोलेनोइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाती है, समांतर, और क्या चीज होती है, एक समान होती है ना। तो सोलेनोइड की धुरी दिशा के क्या होती है,
संरेखीय होती है, इसीलिए हम लोग इसको क्या मानते हैं, समान। क्या मानते हैं, समान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। तो एकदम फारू क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाने वाला विद्युत जनित्र पर। क्या चीज, विद्युत जनित्र पर, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, ईएमएफ, है ना। चलिए अब कहिएगा काहे, तो काहे तो जान भी करते हैं, विद्युत जनरेटर में चुंबकीय प्रेरण पर आधारित होता है। डायरेक्ट याद रखिएगा, एनसीईआरटी का लाइन ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है किसी परिनालिका का स्वप्रेरकत्व निर्भर करता है ना, सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस किस पर डिपेंड करता है, तो यहाँ ध्यान देते हैं, इसके माध्यम के प्रभावित करता है, इसके मीडियम की जरूरत नहीं होती है। प्रति इकाई की लंबाई पर करता है, सोलेनॉइड की लंबाई पर करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 3, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्या हो जाएगा, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, आज का क्लास यहीं तक। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट डे, नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट सीरीज के साथ, है ना। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। जिस क्वेश्चन में डाउट है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, है ना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हाँ, लास्ट में बोलते बोलते एक बार और बात बोलते हैं कि जो मेरा बात बोला हुआ है उस पर बहुत ज़्यादा गौर करेंगे, है ना, क्योंकि हम समझाने का प्रयास ज़्यादा किए हैं। चलिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सीरीज 9 में।